1950 से 1960 का दशक दुनिया दो महाशक्तियों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों देशों के बीच हथियार की होड़ लगी थी, तकनीक की होड़ लगी थी और सबसे बड़ी होड़ थी अंतरिक्ष तक पहुंचने की। साल 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था। इसके बाद 1961 में सोवियत संघ ने एक ऐतिहासिक रचना रच दी। जी हाँ, यूरी गागरिन नाम का एक युवा पायलट अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला इंसान बन गया। अमेरिका को लगने लगा कि अगर यही स्थिति रही तो दुनिया सोवियत संघ को विज्ञान और तकनीकी मामलों में सबसे आगे ना समझ ले। और तभी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस समय लगभग असंभव माना जाता था। जी हाँ, उन्होंने घोषणा की कि वे इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका का एक इंसान चंद्रमा पर उतार देंगे और उसे सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लाएंगे। दोस्तों, जब यह घोषणा हुई तब अमेरिका के पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं था जो इंसान को चंद्रमा तक ले जा सके। ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो इतनी लंबी यात्रा कर सके। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक को लगता भी था कि यह लक्ष्य शायद कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब घोषणा हो चुकी थी, अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। और पीछे हटते भी कैसे, क्योंकि सोवियत संघ उस समय अमेरिका से आगे निकलता जा रहा था। और इसके बाद शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अभियान, अपोलो 11। दोस्तों, अपोलो 11 से पहले अमेरिका के कई असफल मिशन भी रहे, क्योंकि चांद पर इंसान को भेजना बहुत ज्यादा कठिन था। इसलिए सफलता से पहले कई दुर्घटनाएं और असफल परीक्षण भी हुए, जिसमें शामिल है 1967 का अपोलो 1 मिशन, जिनमें 1967 में अपोलो 1 लॉन्च से पहले ग्राउंड टेस्ट के दौरान कैप्सूल में आग लग गई थी। तीनों अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई थी, जिनमें शामिल हैं गस ग्रिसोम, ईडी वाइट और रोजर सैफिक। ये अपोलो मिशन की सबसे पहली दुर्घटना थी। इस दुर्घटना ने पूरे अपोलो मिशन को लगभग रोक कर रख दिया। लेकिन अमेरिका इसी बीच कई अलग अलग प्रयास करता रहा। इंजीनियरों ने कैप्सूल का डिजाइन बदला, वायरिंग सुधारी और उसमें कुछ ऐसे दरवाजे बनाए जो इमरजेंसी के टाइम पे खोले जा सकें। और इसके बाद दोस्तों, बिना चालक वाले सैटर्न वी रॉकेट के परीक्षण हुए। सैटर्न उस समय का सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, लेकिन शुरुआती परीक्षणों में समस्या आ रही थी। और इसके बाद अमेरिका ने 1968 में अपोलो 6 मिशन लॉन्च किया। अपोलो 6 में रॉकेट के कई इंजन ठीक से काम नहीं कर पाए। कुछ इंजन समय से पहले बंद हो गए और अत्यधिक कंपन महसूस करने लगे, जिनकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं सामने आ रही थी। अपोलो 6 एक बिना चालक वाला मिशन था, मतलब ना उसके अंदर कोई वैज्ञानिक था, ना ही कोई इंसान। यदि उस समय उसमें अंतरिक्ष यात्री होते तो स्थिति शायद बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती। नासा ने फिर भी हार नहीं मानी। इंजीनियर दिन रात समस्या को ठीक करने में लगे रहे। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 सेफली पृथ्वी के कक्ष से बाहर चला गया और इससे यह साबित हुआ कि नया अपोलो कैप्सूल अब सुरक्षित है। और इसके बाद दोस्तों, दिसंबर 1968 में अपोलो 8 पहली बार इंसानों को चांद के कक्ष तक ले गया। जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के पीछे से पृथ्वी को उगते हुए देखा तो उन्होंने अर्थराइज की एक तस्वीर ली। यह मिशन बहुत ज्यादा जोखिम से भरा हुआ था, क्योंकि पहले कभी कोई इंसान पृथ्वी से इतना दूर नहीं गया था। और दोस्तों, इसके बाद 1969 में अपोलो 9 ने पहली बार लूनार मॉड्यूल का परीक्षण किया। और ये वही यान था जो बाद में चांद पर उतरने वाला था। मई 1969 में अपोलो 10 चांद तक गया और लूनार मॉड्यूल को चांद की सतह से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर तक ले जाया गया। इसे ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगर नासा चाहता तो शायद उसी मिशन में चांद पर उतर सकता था, लेकिन योजना के अनुसार अंतिम लैंडिंग अपोलो 11 के लिए ही बचाई गई थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन की तैयारियां शुरू हुई। जी हाँ, अब अमेरिका का अगला कदम था चांद पर उतरना। और इस मिशन के लिए 3 लोगों को चुना गया, जिसमें शामिल हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कोरिया युद्ध में लड़ चुके थे। उन्होंने परीक्षण पायलट के रूप में बेहद खतरनाक विमान उड़ाए थे। वहीं बज एल्ड्रिन एक शानदार इंजीनियर और लड़ाकू पायलट थे। और माइकल कॉलिंस भी अत्यंत अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे। ये तीनों जानते थे कि वह एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि शायद वे कभी इस मिशन से वापस न लौटें, क्योंकि उस समय चंद्रमा पर उतरने की सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। जरा सोच कर देखिए दोस्तों,
यदि लैंडिंग के समय इंजन खराब हो जाता, या कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देते, या फिर वापसी के समय इंजन स्टार्ट ही ना होता, तो वो लोग हमेशा के लिए चांद पर फंस सकते थे। और दोस्तों, यह खतरा इतना ज्यादा वास्तविक था कि अमेरिका सरकार ने तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के लिए एक शोक संदेश तक तैयार कर रखा था, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर 16 जुलाई 1969 की सुबह आखिरकार वह दिन आ गया जिसका दुनिया को इंतजार था। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। उनके सामने खड़ा था मानव इतिहास का सबसे बड़ा रॉकेट सैटर्न 5, लगभग 110 मीटर ऊंचा और करीब 3000 टन तक वजनी, इतना शक्तिशाली कि उसके इंजन एक साथ जलने पर धरती कांप उठती थी। और कुछ ही मिनटों में यह तीनों इंसान पृथ्वी को छोड़कर दूसरी दुनिया की यात्रा पर जाने वाले थे। सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा था और उसके अंदर बैठे तीनों अंतरिक्ष यात्री सामान्य दिख रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अगले कुछ घंटों में वो मानव इतिहास के सबसे बड़े खतरनाक मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8। मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे इंजीनियर अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाई हुई थे। 7, 6, 5। रॉकेट के नीचे लगे 5 विशाल F1 इंजन गरजने लगे। 4, 3, 2, 1। और फिर धरती कांप उठी। लाखों किलोग्राम ईंधन हर एक सेकंड जल रहा था। आग और धुएं का एक विशाल बादल लॉन्च पैड को ढक चुका था। धीरे धीरे सैटर्न 5 ऊपर उठने लगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था मानो वह हिल भी नहीं रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी गति बढ़ने लगी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अपनी सीटों पर दबते जा रहे थे। उन्हें कई गुना गुरुत्वाकर्षण बल महसूस हो रहा था। खिड़कियों के बाहर पृथ्वी तेजी से दूर जाती दिख रही थी। सिर्फ 2.5 मिनट बाद पहला चरण अपना काम पूरा कर चुका था। एक जोरदार झटके के साथ वह अलग हो गया। अब दूसरा चरण चालू हो चुका था। रॉकेट लगातार ऊपर जा रहा था। कुछ मिनट बाद दूसरा चरण भी अलग हो गया। फिर तीसरा चरण सक्रिय हुआ। लगभग 12 मिनट के बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से दूर पहुंच चुका था, लेकिन अभी वे केवल पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे थे। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए उन्हें पृथ्वी की पकड़ से बाहर निकलना था। करीब 2.5 घंटे बाद तीसरे चरण के इंजन को दोबारा चालू किया गया और ये क्षण काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर यह इंजन सही तरीके से काम न करता तो पूरा मिशन असफल हो जाता, लेकिन इंजन जल उठा। कुछ मिनटों तक लगातार शक्ति मिलती रही और फिर अपोलो 11 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ने लगा। अब वे सचमुच दूसरी दुनिया की यात्रा पर थे। खिड़की से बाहर देखने पर पृथ्वी धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। पहले वह एक महाद्वीप जैसी लग रही थी, फिर एक गोलाकार ग्रह, और कुछ समय बाद वह अंतरिक्ष में चमकती हुई नीली गेंद के बराबर दिखाई दे रही थी। और इसी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री आराम भी करते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते थे और लगातार सिस्टम की जांच करते रहते थे। लेकिन उनके सामने एक अजीब दृश्य था। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक केवल काला अंधेरा नजर आ रहा था। ना कोई आवाज, ना कोई हवा, न कोई दिशा का एहसास, सिर्फ अनंत अंतरिक्ष। 3 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा बड़ा दिखाई देने लगा। अब वह रात में दिखने वाला सुंदर चांद नहीं था। उसकी सतह पर विशाल गड्ढे, पहाड़ और वीरान मैदान दिखाई दे रहे थे। और फिर 19 जुलाई 1969 अपोलो 11 चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कर गया। अब वे हर 2 घंटे में एक बार चंद्रमा का चक्कर लगा रहे थे। अगले दिन मानव इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चरण शुरू होने वाला था, यानी 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल ईगल में चले गए और माइकल कॉलिंस मुख्य यान यानी कोलंबिया में अकेले रह गए। कुछ समय बाद दोनों यान अलग हो चुके थे। इसके बाद अब ईगल धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतर रहा था। वहीं धरती पर बैठे लाखों लोग टीवी पे ये सब कुछ देख रहे थे। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा था। अचानक कंप्यूटर अलार्म बजने लगा। बार बार चेतावनी दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के लिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। यदि कंप्यूटर फेल हो जाता तो लैंडिंग रद्द करनी पड़ती, लेकिन जल्द ही इंजीनियरों ने गणना की। कंप्यूटर ओवरलोड था, लेकिन अभी भी काम कर रहा था। लैंडिंग जारी रखने के लिए अनुमति दे दी गई। ईगल लगातार नीचे उतर रहा था। अब सतह साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। जहां पर लैंडिंग होनी थी वहां पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। अगर वहां लैंडिंग कराई जाती तो शायद वो यान पलट भी सकता था।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब वो खुद यान को चला रहे थे। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। अब केवल 60 सेकंड का ईंधन बचा था। मिशन कंट्रोल में सभी के चेहरे तनाव से भरे हुए थे और देखते ही देखते यान में केवल 30 सेकंड का ईंधन बचा। अब अगर लैंडिंग नहीं हुई तो मिशन खत्म हो सकता था। और तभी ईगल के पैरों ने चंद्रमा को छू लिया। रेडियो पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज गूंजी, होस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। और ये सुनने के बाद मिशन कंट्रोल खुशी से झूम उठा, क्योंकि कई सालों का सपना पूरा हो चुका था। लेकिन अभी इतिहास का सबसे बड़ा क्षण अभी बाकी था। कुछ घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उनके नीचे चंद्रमा की धूल फैली हुई थी। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। आखिरकार उनका बायां पैर चंद्रमा की सतह पर पड़ा और उन्होंने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी एक इंसान का यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब इंसान चंद्रमा पर था। कुछ मिनट बाद बज़ एल्ड्रिन भी नीचे उतरे। उन्होंने चारों ओर देखा। हर तरफ सन्नाटा था। आसमान पूरी तरह काला दिखाई दे रहा था, लेकिन उस काले आसमान में हजारों सितारे नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी सतह पर पड़ रही थी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अमेरिका का झंडा लगाया और कुछ वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए। मिट्टी और पत्थरों के नमूने को इकट्ठा किया और कुछ तस्वीरें भी ली। और उन्होंने अपने पैरों से वहां पर कुछ निशान भी बनाए। और उन्हें यह भी पता था कि उनके पैरों के निशान शायद लाखों साल तक वहीं बने रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है। और उधर माइकल कॉलिंस अकेले चंद्रमा की कक्षा में घूम रहे थे। हर बार जब वे चंद्रमा के पीछे जाते थे तो उनका पृथ्वी से संपर्क टूट जाता था। उन कुछ मिनटों में वे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अकेले इंसान बन जाते थे। और फिर आखिरकार वापसी का समय आ चुका था। नील और बज़ ईगल में वापस पहुंचे। अब सबसे बड़ी चिंता की बात थी, क्या वापसी के समय इंजन काम करेगा? यदि इंजन स्टार्ट नहीं होता तो वो लोग हमेशा के लिए चांद पर फंस जाते। काउंटडाउन शुरू हुआ, इंजन चालू हुआ और उन्होंने राहत की सांस ली। ईगल का ऊपरी हिस्सा उड़कर चंद्रमा की कक्ष में पहुंच गया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात माइकल कॉलिंस के यान से हुई। दोनों यान अब जुड़ गए। तीनों अंतरिक्ष यात्री फिर से एक साथ थे। अब घर लौटने का समय था। इंजन को फिर से चालू किया गया। अपोलो 11 ने चंद्रमा के कक्ष को छोड़ दिया और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। और 3 दिन बाद पृथ्वी बड़ी दिखाई देने लगी। अब अंतिम परीक्षा बाकी थी, वायुमंडल में एंट्री। लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यान पृथ्वी की ओर आ रहा था और उसका घर्षण के कारण तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। कुछ मिनटों तक रेडियो संपर्क भी टूट गया। धरती पर बैठे लोग चिंतित थे। फिर अचानक से रेडियो पर आवाज सुनाई दी। सभी ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद 3 विशाल पैराशूट खुल गए। कमांड मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। और फिर 24 जुलाई 1969 अपोलो 11 प्रशांत महासागर में उतर गया। बचाव हेलीकॉप्टर तुरंत वहां पर पहुंचे। हैच को खोला गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस सुरक्षित बाहर आ गए। पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। मानव जाति ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया पर कदम रखा था और सुरक्षित वापस भी लौट आया था। और उस दिन विज्ञान के साथ साथ मानव इतिहास की भी काफी बड़ी जीत थी। और साथ में ये भी साबित हो गया कि अगर इंसान किसी लक्ष्य को हासिल करने की ठान ले तो वह पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर दूसरी दुनिया तक भी पहुंच सकता है। आज भी चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन के पैरों के निशान मौजूद हैं। और ये पैरों के निशान हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि मानवता ने पहली बार अपनी दुनिया से बाहर कदम रखा था। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।